रेडियो एक्टिविटी, फॉर्मूला शीट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ओके, ना अभी हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के सीरीज में चल रहे हैं, तो रेडियो एक्टिविटी आ गया इसमें। रेडियो एक्टिविटी में 3 तरह के हमें रेडियो एक्टिव डीकेस पढ़ने हैं मेनली। देखो, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग अल्फा डीके। अल्फा डीके में क्या होगा? अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम न्यूक्लियस। बस ये याद रखो, हीलियम का जो न्यूक्लियस है अल्फा पार्टिकल वो है। तो उस केस में अगर आपने ऐसे याद रखा तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 4, और मतलब डायरेक्टली मास लिख दो इधर, उसका मास हो जाएगा 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, जो भी लिख सकते हो आप, मतलब उसमें 4 प्रोटॉन रहेंगे वैसा। और उसका नंबर क्या हो जाएगा? चार्ज QS +2। हीलियम न्यूक्लियस बोला है हम लोग ने, इलेक्ट्रॉन के साथ में नहीं। आयनाइज हीलियम 2++2 हीलियम न्यूक्लियस ऐसा बोल सकते हो कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन निकालो, जो हीलियम न्यूक्लियस बचा उसको ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अल्फा डीके में क्या होता है? हीलियम हमें मिलता है, हीलियम न्यूक्लियस हमें मिलता है। तो समझो कोई एटम है ऐसे, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, अगर उसने अल्फा डीके दिखाया तो क्या हो जाएगा? X, क्योंकि हमें पता है हीलियम का मास, मतलब हम लोग अल्फा भी दिखा सकते हैं, हीलियम न्यूक्लियस है तो हीलियम भी दिखा सकते हैं। हमें पता है हीलियम, क्योंकि ये अल्फा हीलियम न्यूक्लियस देगा तो हम लोग प्रोडक्ट में पहले हीलियम न्यूक्लियस लिख लेते हैं। क्या आएगा? हीलियम मास कितना है? 4 ऊपर 4 इधर। नाउ हमें पता है कि मास और चार्ज कंजर्व रहना है दोनों साइड पे, नहीं तो फिर बैलेंस नहीं होगा। तो जो दूसरा एटम Y बना उसका कैसे लिखेंगे? देखो, इधर Z था, उसमें से 2 तो इधर चले गए, तो इधर क्या आ जाएगा? Z-2। आप इसको ऐड करके देख लो, Z ही आ जाएगा, Z-2 + 2 Z ही आ जाएगा। वैसे ऐसे करके हमें निकालना है कि हमें एक प्रोडक्ट पता रहना चाहिए, दूसरा प्रोडक्ट का आप निकाल सकते हो। हमें पता है अल्फा पार्टिकल में हीलियम न्यूक्लियस आएगा, हीलियम लिख दो, फिर माइनस करके देख लो। A है, इधर 4 चला गया तो इधर आ जाएगा A-4, तभी तो मास और चार्ज दोनों साइड पे सेम रहेगा ऑफ द रिएक्शन। तो ये हो गया अल्फा डीके। बस इतना ही अल्फा डीके में, यही इक्वेशन ज़्यादा रहते हैं कभी कभी। बीटा डीके में अभी देखो, बीटा डीके में 2 चीज़ें हैं। बीटा डीके में प्लस बीटा प्लस और बीटा नेगेटिव, ऐसे 2 डीकेज है। बीटा डीके में बीटा माइनस पार्टिकल है, बीटा प्लस पार्टिकल है। बीटा माइनस में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड, और इसमें एक पॉजिट्रॉन रिलीज्ड। इसका भी चार्ज सेम होता है, और सॉरी इसके भी प्रॉपर्टीज, ये पॉजिट्रॉन जो पार्टिकल, इसके प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन जैसे ही होते हैं, खाली इसके माइनस की जगह प्लस आता है, बाकी सब सेम, मास भी ऑलमोस्ट सेम ऐसा रहता है। तो बीटा डीके में क्या होगा? समझो कोई भी एक एटम है जिसका नंबर है कुछ X, एटॉमिक नंबर A एंड Z। ओके, ये डीके हो गया और आपको मिला क्या? बीटा नेगेटिव। बीटा नेगेटिव हो गया, और इन लोग के मास को 1 ले लेते हैं हम लोग। इसका मास भी 1 रहता है, इसका मास भी अप्रॉक्स 1 ले लेते हैं, तो इसका मास 1 है। प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। ओके, ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव साइन कंसिडर में करो, एक इलेक्ट्रॉन है। तो बाकी Y जो बचा वो क्या होगा? A ही रहेगा, क्योंकि इधर एक 1 आ गया तो इधर हो जाएगा Z-1। ठीक है, इधर एक 1 आ गया तो इधर हो जाएगा Z-1। वेट, इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसके ऊपर चार्ज -1 होता है, -1 है, तो Z इधर -1 है तो इधर +1 आना चाहिए। आप खुद ही देख लो, Z-1 +1 अगर ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 Z ही मिलेगा जो पहले था, तो Z+1 आ जाना चाहिए। उसी तरीके से अगर इसके डीके की बात करें, AZ प्लस, ये चार्ज है उसका, तो मैं उसको चार्ज को नीचे भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि चार्ज हम लोग ने नीचे लिखा है। तो इधर आ जाएगा +1, क्योंकि ये पॉजिट्रॉन है, चार्ज +1 है इसमें, तो AY Z-1 इस केस में आ जाएगा। तो आप याद रखो कि अगर बीटा नेगेटिव निकल रहा है तो Z+1 हो जाएगा, उसका उल्टा। बीटा पॉजिटिव निकल रहा है तो Z-1 हो जाएगा, उसका उल्टा। जो भी निकल रहा है उसका उल्टा हो जाएगा, इम्पैक्ट ऑन द
चार्ज और न्यूक्लियस, तो ऐसा। तो आप इस केस में देखो ये और ये क्या दिख रहा है आपको, आइसोबार्स, बार्स में ए आ रहा है, ए फॉर एटॉमिक मास सेम, सेम एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक मास सेम है, नंबर डिफरेंट हो जा रहा है, तो ये हो गया आइसोबार्स। ये तो पता रहेगा ना आपको, 3-4 कंसेप्ट, आइसोटोप, फिर आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। इनमें देखो ट्रिक बता देता हूँ, आइसोटोप में इधर ए आएगा, इधर पी आएगा, इधर एन आएगा, बस जो वर्ड में है वो उसका ही है। इसमें प्रोटॉन सेम रहता है, प्रोटॉन सेम, मास डिफरेंट, मतलब जेड सेम, पी से क्या प्रोटॉन, पी प्रोटॉन नंबर मतलब जेड सेम, मास डिफरेंट। बार में एटॉमिक मास डिफरेंट, मास डिफरेंट, जेड सेम। आइसोटोन में ए माइनस जेड सेम, मतलब न्यूट्रॉन्स। देखो आइसो का मतलब क्या है, सेम, सेम, आइसोटोनिक, आइसोक्लोनिक, ऐसा सब बोलते हैं ना, आइसो आइसो, तो आइसो मतलब सेम, आइसो ये सेम, इसका मतलब हो गया सेम। सेम क्या है, प्रोटॉन नंबर, सेम क्या है, मास नंबर, सेम क्या है, सॉरी एटॉमिक मास से डिफरेंट नहीं आएगा, एटॉमिक मास सेम आएगा, एटॉमिक मास सेम, ऐसे ही कंफ्यूज होता है। तो ट्रिक याद रखो, आइसो का मतलब सेम, इसमें पी है तो सेम प्रोटॉन, सेम एटॉमिक मास, सेम न्यूट्रॉन नंबर, ऐसा, बस और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। ये हो गया थोड़ा, ये न्यूक्लियस का ही कंसेप्ट था, ठीक है। आइसोटोप्स, आइसोटोन और बहुत सारे होते हैं, आइसोडाइफर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर्स, ये सब हमारे इसमें नहीं पूछेंगे, तो आपको ये 3 के बारे में पूछेंगे। उनमें से ये इंपॉर्टेंट है, द पेरेंट एंड द डॉटर इन बीटा नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये भी तो Z+1 हो गया ना, ऐसा थोड़ी ना बोला कि Z-1 वाले आइसोबार होता है, ये भी आइसोबार है। तो द डॉटर एंड द पेरेंट इन बीटा डीके आर आइसोबार्स, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोबार्स होते हैं ये लोग ना। ये हो गया डीके, और एक बचता है गामा डीके। गामा डीके में कुछ नहीं निकलता, फोटॉन्स एमिट होते हैं। तो अगर समझो कोई भी आपको दे दिया कि दिस एलिमेंट अंडरगोस, दिस अगर एलिमेंट अंडरगोस गामा डीके विच इज ए एक्स जेड, ऐसा अगर गामा डीके निकल रहा है तो उसमें कुछ नहीं होगा, सेम मास सेम जेड नंबर रहेगा, प्लस खाली हो जाएगा ये एनर्जी, मतलब फोटॉन्स, एनर्जी रिलीज कर देगा वो, कुछ नहीं होगा, खाली सेम रहेगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ क्यू, क्यू क्या है, क्यू वैल्यू इज मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। मैं पहले भी आपको न्यूक्लियस चैप्टर में बताया था, जो बाइंडिंग एनर्जी होता है उसको हम लोग डेल्टा एम सी स्क्वायर लिखते हैं, इसको कई बार क्यू भी बोल सकते हैं, बट मेनली क्यू इसे बोलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी ही बोलेंगे, क्यू नहीं बोलेंगे उसको, पर इस वाली चीज़ को हम लोग क्यू बोलते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। पूरे रिएक्शन के लिए क्यू बोलेंगे। जैसे कि अगर एक एटम, जैसे कि आप ऊपर देख लो दिस वन, कि ये एटम यहाँ पे इसका मास कुछ था, इसका मास कुछ हो गया, तो क्यू वैल्यू कितना है, मास ऑफ रिएक्टेंट पहले ज़्यादा था, पहले रिएक्टेंट का मास ज़्यादा था, उसमें से कुछ मास निकल गया, अल्फा पार्टिकल्स ये सब निकल गए, बीटा पार्टिकल निकल गए, गामा निकल गया एनर्जी, तो मास कुछ कम हो गया रहेगा। जो डेल्टा एम निकला उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें ये मिल जाएगा, एनर्जी कितना रिलीज हुआ वो मिल जाएगा। ओके, तो ये होता है क्यू वैल्यू। अभी आते हैं हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन पे, न्यूक्लियर डीके जो भी बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस डीके, इसे रेडियोएक्टिविटी का मेन पार्ट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो फॉर्मूले देखो, dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा n, विच वेयर लैम्डा इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, तो अगर लॉग ले इधर
लॉग n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस सी, माइनस लैम्डा टी प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन में प्लस हो जाता है कुछ भी ये, तो हो जाएगा n इज इक्वल टू n नॉट और एक आते फॉर्मूले सब लिख लेते फिर समझते क्या होता है। लॉग n माइनस लॉग n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, लॉग n माइनस लॉग को हम लोग लिख सकते हैं लॉग n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी लॉग को हटा देंगे अगर तो वो दूसरे वाला जो है वो पावर में चला जाएगा e के, माइनस लैम्डा टी था इधर, तो अगर लॉग हटा देंगे हम लोग इधर से तो हो जाएगा लॉग n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्डा टी, ठीक, ये हो गया। तो n क्या लिख सकते हैं हम लोग इधर से, n इज इक्वल टू n नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। ये लॉग ना लेके ln लिख दो इधर, अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग ने e का बेस लिया है ना, तो e का बेस जब भी हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा कि ln और इसमें क्या पढ़ा होता है, ln 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 एंड ln। ओके, अगर इधर लॉग रहता तो 10 के पावर्स में चले जाता था, 10 के पावर में माइनस लैम्डा टी ऐसा होता था। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला ये है। ये क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, मतलब समझो कोई भी न्यूक्लियस एक चालू हुआ जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस चालू हुआ, वो डिके करता है हमेशा, डिके करके कुछ ना कुछ में टूटते जाएगा, प्रोडक्ट्स में टूट गया, तो टी टाइम बाद उस न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियंस हैं, मतलब हमेशा कोई एटम कोई भी प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन कुछ तो रिएक्ट करके डीके करेगा, तो इसमें समझो पहले n थे रिएक्टिंग पार्टिकल्स, बाद में टी टाइम बाद n, पहले n नॉट थे तो n हो गए, तो वो n नॉट और n में रिलेशन क्या है, ये ओके। ये तो है न्यूक्लियस कितना डीके कर रहा है पर टाइम इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, कितना डिसइंटीग्रेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट, जितना ज़्यादा रहेगा फटाक से डीके करेगा, फिर धीरे धीरे कम होते जाएगा। और ये एक बात याद रखना कि न्यूक्लियर डीके इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा रहेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जिसका रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट के पावर का 1, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और जब भी हम लोग से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर के जो केमिकल्स के केमिस्ट्री के फॉर्मूले है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ कितना टाइम लगा, कितना हाफ लाइफ के बाद इतना होगा, कितना टाइम्स लगेंगे, ये सब थोड़े फॉर्मूलेज अलग रहेंगे बट ठीक है। ये याद रखना कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑलवेज, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 100% कंप्लीट कभी नहीं होता है, ये हमें पता है, 100% कंप्लीट कभी नहीं होगा। ओके, ये हमें पता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1। फिर इसका ही हम लोग ने क्या किया, इस dt को इधर लेके गए, ओके इधर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये फॉर्मूला क्या आएगा, वेट, इसमें क्या हो जाएगा, dn इधर रहेगा, माइनस लैम्डा n dt इधर आ जाएगा, फिर dn को हम लोग इधर रखेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लैम्डा तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा n नॉट, n है t के टर्म्स में नहीं है तो n t हो जाएगा, n नॉट और n आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा n नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो n t माइनस n नॉट टी एट टी और लैम्डा, माइनस है, माइनस साइन अंदर, इधर माइनस है, माइनस साइन अंदर ले लो तो n नॉट माइनस n टी कॉमन ले लो तो लैम्डा टी हो जाएगा dn बाई dt। तो dn बाई अगर dt का देखे इधर तो ऐसा आ जाएगा, कितना डीके हुआ ऐसा, बट हमें इस फॉर्मूले की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं अभी,
वैसे करने की। हमारे सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट है वो फॉर्मूलेज मैंने इधर लिखे हुए हैं कि ln, इसी को इंटीग्रेट करके ln और n0 आएगा, फिर उसी को हम लोग ने ऐसे लिख दिया, उसको हम लोग ने क्योंकि माइनस साइन है तो डिवाइड लिख सकते हैं। ऐसे करते करते हमारे पास मेन फॉर्मूला आ गया n इज इक्वल टू n0 ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। ये याद रखो और ये याद रखो, ln के फॉर्म में याद रखो और ई के फॉर्म में याद रखो, हमेशा काम आएगा। तो ये हो गया अपने डीके का कांस्टेंट। अभी ये तो हो गया अपना, ये क्या बोलते हैं एक्टिव न्यूक्लिया, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस देते थे ये n। अभी डीके कितना हुआ, डीकेड न्यूक्लिया का सिंपल, डीकेड न्यूक्लिया का सिंपल कैसे, जितना पहले था अभी एक्टिव जितना है वो माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ डीकेड न्यूक्लिया। तो n0 माइनस इसका वैल्यू क्या है, n0 ई रेस टू माइनस लैम्डा टी, n0 कॉमन ले लो, 1 माइनस ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। ये आ गया आपका नंबर ऑफ डीकेड। ये है डीकेड न्यूक्लिया, कितना न्यूक्लियर डीके हो गया इन द टाइम पीरियड ऑफ टी, और ये होता है इस टाइम पीरियड में कितने अभी एक्टिव बचे हैं, फर्क समझो, ठीक है। अभी जैसे कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल ही चुके हैं इसको, तो इसके हाफ लाइफ ये सब देख लेते हैं। हाफ लाइफ क्या होता है ये अगर आपको पता रहेगा तो हाफ लाइफ वो होता है जब ये n0 टूट के, वो टाइम होता है जब n0 टूट के n0/2 हो जाएगा, मतलब द इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा, उस टाइम को बोलेंगे हाफ लाइफ उसका बोलते हैं। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला है टी हाफ इज इक्वल टू ln2/λ इज इक्वल टू 0.693 लैम्डा। ओके, ये अगर केमिकल काइनेटिक्स वाले से कंपेयर करें तो उधर टी हाफ कैसे रहता था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 0.693/k, और ये k क्या होता है रिएक्शन कांस्टेंट। ओके, रिएक्शन कांस्टेंट, तो ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, बस इतना ही फर्क है। और बाकी तो उधर भी ln2/k ही आता था, इधर ln2/λ आ गया। तो ये हो गया हाफ लाइफ। और एक इस केस में और एक होता है एवरेज लाइफ विच इज डिनोटेड बाय 1/λ। तो आप इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं 1/λ की जगह टी एवरेज लिख सकता हूँ, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 टी एवरेज, ये लिख दो, या तो टी हाफ इज इक्वल टू ln2/t एवरेज, ये भी लिख सकते हो आप, क्योंकि इधर भी 1/λ है, 1/λ की जगह पे मैंने टी एवरेज लिख दिया। ओके, ये हो गया यहाँ पे। फिर हाफ लाइफ और टी एवरेज में फर्क क्या है, हाफ लाइफ और टी एवरेज में क्या फर्क है, हाफ लाइफ में 50% न्यूक्लियाई डीके हो गए रहेंगे, डीकेड, एंड 50% रिमेनिंग। ये हाफ लाइफ कंडीशन, जब भी 50% इनिशियल आपने अगर 100 लिया था उसमें से 50 डीके हो गया और 50 बाकी है, तो वो आपका वो टाइम हो गया हाफ लाइफ। और एवरेज टाइम क्या हो जाएगा, टी एवरेज तब हो जाएगा जब भी 63% न्यूक्लियाई डीकेड और 37% न्यूक्लियाई रिमेनिंग। ऐसा टाइम जिधर 63% डीके हो गया, 73% ये हुआ, 73% रिमेनिंग है, तो वो हो गया टी एवरेज। तो आप यही देख के बता दो कि ज़्यादा कौन होगा, टी एवरेज ज़्यादा होना चाहिए, टी एवरेज ज़्यादा होगा देन टी हाफ। मतलब टाइम पीरियड इसके लिए ज़्यादा लगेगा क्योंकि 63% डीके होने की, जब भी 63% डीके होगा ऑफ इनिशियल अमाउंट, और 50% पहले 50% डीके होगा, उसके बाद तो 63% आएगा, मतलब पहले हाफ लाइफ आएगा फिर टी एवरेज आएगा। तो टी एवरेज का टाइम ज़्यादा रहेगा तो टी एवरेज बड़ा हो जाएगा। ओके, और एक फॉर्मूला लिख सकते हैं इस केस में कि टी एवरेज इज इक्वल टू, टी एवरेज इसको ln2 को नीचे लेके जाओ तो उसको सॉल्व करेंगे तो 1.44 टी हाफ, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया अपना टी एवरेज टी हाफ क्या होता है। अभी एक्टिविटी ऑफ, ये तो मेन क्वेश्चन तो इसके ऊपर ही आते हैं। हाँ, और कभी पूछ ले कि ऐसा, ये एक फॉर्मूला लिख दो, n/n0 इज इक्वल टू हाफ इंटू टी रेस टू 1 टी हाफ। ये फॉर्मूला आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, बट दिस इज द फॉर्मूला दैट विल सॉल्व यू मेनी एग्जांपल्स। इस फॉर्मूले का सीक्रेट क्या है, देखो ये हो गया n अमाउंट जो एट टाइम t है, ये हो गया n0, ये हो गया हाफ इंटू टाइम पीरियड t जो आपको दिया रहेगा, और टी हाफ जो आपको निकाल सकते हैं, जैसे कि लैम्डा दिया रहेगा, नहीं तो फिर टी हाफ ही दे दिया रहेगा वैसा। तो इसका फर्क क्या, इसका यूज क्या है, एडवांटेज क्या है कि आप किसी भी टी हाफ के लिए निकाल सकते हो। समझो आपने 100 न्यूक्लियस ले लिया, टी हाफ इसका 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड बाद ये 50 हो जाएगा,
फिर 25, फिर 12.5, फिर 6.25, ऐसे चलते रहेगा। इसका हाफ होगा, इसका हाफ होगा, इसका हाफ, ऐसे ऐसे चल जाए 5 5 5 5 5 सेकेंड्स चलते रहेंगे। तो आपको समझो कि डायरेक्टली ऐसा तो आप कर सकते हो, खेल सकते हो ऐसा कि, बट बहुत दूर तक दिया है तो कैसे करोगे आप। तो ये आपको समझो इनिशियल अमाउंट दिया है 100, आपको NAT निकालना है। कौन से टी पे, समझो अगर 5 सेकेंड है ना तो आप बोल सकते हो 25 सेकेंड पे, 25 नहीं, 25 तो बहुत नज़दीक भी हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे भी निकाल सकते हो हाफ हाफ कर करके, पर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और नीट में तो टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आप क्या करोगे, टाइम पीरियड रखोगे जो भी 50 सेकेंड्स, डिवाइड बाय इसका टी हाफ कितना है 5 सेकेंड, तो क्या आ जाएगा 1/2, ये कर दो, हो जाएगा 10, तो 2/10 n नॉट मिल जाएगा n। तो मतलब ऐसे निकल सकता है आपका फॉर्मूला कि ये 2/n, 2/10 को आप कर लो मल्टीप्लाई, 2 × 2 जो भी आता है, और n नॉट तो हमें 100 दिया ही है। तो आपको मिल जाएगा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने बचेंगे आफ्टर इतने टाइम के बाद, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने बचेंगे एक्टिव न्यूक्लियाई, वो आपको इस फॉर्मूले से शॉर्टकट से मिल जाएगा ऐसे। और एक आता है रिएक्टिविटी, रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डीके बोलते हैं इसको, रेट ऑफ डीके, एक्टिविटी बोल देते हैं, रिएक्टिविटी, कुछ भी बोल सकते हो। इसके फॉर्मूलेज याद रख लो, इसमें ज़्यादा कुछ पूछने वाली बात नहीं है। R = लैम्डा n हो जाता है, और R = 0.693/T हाफ हो जाता है। नहीं, ये फॉर्मूला गलत है। R = लैम्डा n होता है, ये हो गया रिएक्टिविटी ऑफ द सैंपल। R = -dN/dt लैम्डा n लैम्डा, जो हम लोग ने पहले फॉर्मूला पढ़ा था उसको ही रिएक्टिविटी बोल दिया और एक, तो इसका भी फॉर्मूला आ जाएगा R = R0 - λT। ऐसा रिएक्टिविटी ऑफ सैंपल इनिशियली ऐसा था, रिएक्टिविटी ऑफ सैंपल आफ्टर टाइम t, कुछ भी पूछ सकते हैं। इस केस में भी T एवरेज जब भी T एवरेज होगा तो R चेंज हो जाएगा R0/E में, T हाफ जब होगा R चेंज हो जाएगा R/2 में। इसको हम लोग 0.73 R0 भी लिख सकते हैं। तो T एवरेज की कंडीशन और T हाफ की कंडीशन याद रखो। T हाफ में क्या 50% न्यूक्लियर डिकेड, 50% रिमेनिंग। T हाफ में T एवरेज में 63 डिकेड एंड 63% रिमेनिंग, और T एवरेज और T हाफ में रिएक्टिविटी आधा हो जाएगा, T एवरेज में 0.73 रिएक्टिविटी हो जाएगा ऐसा। इसको आप 0.5 R भी लिख सकते हो, R0। ये होता है रिएक्टिविटी का। रिएक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ये हो गया। और यूनिट आ जाएगा डीके का, 1 डीके पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट का 1 डीके पर सेकेंड इक्वल टू 1 बेक्यूरली इज इक्वल टू, हाँ ये हो गया। और 1 CI क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 × 10 DK पर सेकेंड। इतना कुछ इसके ऊपर ये नहीं पूछते यूनिट बेस्ड, खाली इसमें ये पूछा जाएगा कि ये पार्ट ज़्यादा है, क्योंकि देखो आप समझो कि ये पार्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हाफ लाइफ वाला पार्ट, और ये डीके वाला पार्ट, ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ ओवरलैप करते हैं। और ओवरलैपिंग जो भी कंसेप्ट है ना नीट में, जैसे केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स इधर भी है, बायोमोलिक्यूल्स बायो में भी है, केमिस्ट्री में भी है। फिर फिजिक्स में आप पढ़ोगे न्यूक्लियर फिजिक्स में एटम, न्यूक्लिया, एक्सरे, ये सब केमिस्ट्री में भी है। ये ओवरलैपिंग पार्ट्स जो कि 2 बार रिपीट हो रहे हैं, उसमें से क्वेश्चन आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो आप ऐसा काम करो कि आप ओवरलैपिंग पार्ट्स पहले खत्म करोगे तो आप मेजर पोर्शन ऑफ सिलेबस खत्म कर दोगे, और उसमें से क्वेश्चन आएंगे, भले फिजिक्स में आना है तो केमिस्ट्री में आने ही है, केमिस्ट्री में नहीं आया तो फिजिक्स में आने ही है। ये थर्मोडायनेमिक्स भी सेम है। KTG गैसेस का गैसियस स्टेट में हम लोग KTG के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, उसमें भी है। थर्मोडायनेमिक्स उसमें आता है, ये दोनों में ही ऐसे ओवरलैपिंग कंसेप्ट निकालो, पहले ओवरलैपिंग वाले कर दो, फिर दूसरा कुछ करो आप।